ओके। अच्छा, इससे पहले कि हम ये टॉपिक स्टार्ट करें, वुड एनीबडी लाइक टू शेयर व्हाट यू नो अबाउट द सब्जेक्ट? What information do you have? Because I was informed that the audience I'm about to interact with is very much mashallah aware, and they know a lot about on the subject, and they want to know that how can they define a research question, and how can they actually ponder on it, and they can reach to their own conclusions about the subject. So would anybody like to highlight this information? Anything, the basics, anything, how you observe in your daily lives. Do you have any questions when you observe phenomena happening around you? Here to understand that how important is research in psychology and in the field of psychology. So basically, the research is a way in which we interact with fellow researchers in our domain, and we share knowledge and information in such a manner that it is, recognizable. It is, you can basically connect with other people in the field. You can share information in a language that is, understandable to all, and without any biases. बाइसेस का मतलब समझ आता है कि हमारी अपनी पर्सनल ओपिनियन या राय के ऊपर बेस्ड इंफॉर्मेशन नहीं होती है. Information is based on whatever facts you have identified after you have done a series of, you have followed series of steps, and you have reached some conclusion after following those standardized procedures. Standardized का मतलब ये होता है कि पूरी दुनिया में जाने माने तरीकेकार, ठीक है, जिसपे सब मुत्तफिक हों कि दिस इज अ वे सी इंफॉर्मेशन हम दूसरे से शेयर करें जो सबके लिए जो है ना फायदेमंद साबित हो और सब उसको समझ सकें. ठीक है, किसी भी दुनिया में किसी भी जगह से कोई भी इंटरेक्ट कर रहा है तो वो जो है वो ये ना कहे कि जी आप ही कैसे कह सकते हैं, ये तो आपका पर्सनल ओपिनियन लगता है, ये आपका अपना पर्सनल फैसला लगता है. ठीक है, ये तो हम नहीं मानेंगे. क्यों नहीं मानेंगे? क्योंकि आपने सीरीज ऑफ स्टेप्स फॉलो नहीं किए होते. ठीक है, अगर कोई भी सोशल मीडिया पे अपना कोई कमेंट लिखता है तो लोग आगे से कहते हैं जी आप ये कैसे कह सकते हैं, आप इसके लिए दलील लेके आए. ठीक है, आप यहाँ इसके लिए कोई रेफरेंस लेके आए, ये किसने कही थी, इसके पीछे क्या लॉजिक है, ठीक है, साइंस क्या है इसके पीछे, आप किस तरीके से इसको प्रूव कर सकते हैं इस फिनोमेना को. तो किसी भी फिनोमेना को प्रूव करने के लिए बेसिकली हम जो है वो रिसर्च के सीरीज ऑफ स्टेप्स फॉलो करते हैं. ठीक है, ताकि आपकी बात मानी जा सके. अब रिलीजन में क्योंकि ये सीरीज ऑफ स्टेप्स नहीं होते हैं, ठीक है, रिलीजन में यूजुअली हम जो है वो बिलीफ का जो है वो बहुत अमल दखल होता है. हम बिलीव करते हैं बहुत सारी चीजों पे. हम कहते हैं क्योंकि अल्लाह मियाँ ने ये कहा है और अल्लाह मियाँ पे हमारा ईमान है, इसलिए हम इन चीजों को बिलीव करते हैं. मगर फिर एथीस्ट कहते हैं कि नहीं, अगर बिलीव करते तो खाली बिलीव पे तो हम नहीं चल सकते ना, हमें तो इसके लिए कोई इंफॉर्मेशन चाहिए. हमें चाहिए कि जनाब आप हमें प्रूव करके दिखाएं कि ये कैसे साबित होता है. तो उसके लिए फिर हम जो अभी देखें हमारे रिलीजन की जो भी बातें हैं वो ये लोग खुद ही प्रूव भी कर रहे हैं. जैसे अल्लाह मियाँ ने कहा कि हमने आपको आसमान दिया, ठीक है, उसमें परिंदे उनको देखो, निशानियां हैं हर चीज में. तो वो निशानियां इसी तरह की जब इंसान जो है वो तदब्बर करता है, जब वो फिक्र करता है, तो वो देखें फिर आसमान में एरोप्लेन उड़ाता है, समंदरों में वो कश्तियां चलाता है. ठीक है, तो ये सब कब किस तरीके से पैदा होती हैं सब चीजें? बाय रिसर्च. ठीक है. So why do research questions matter? Definitely the questions matter. जब तक आप क्वेश्चन नहीं करेंगे तो आप अपनी हकीकत तक कैसे पहुंचेंगे, आप किसी चीज पे किसी फिनोमेना को प्रूव कैसे करेंगे. ठीक है, तो दैट इज व्हाई द रिसर्च क्वेश्चंस मैटर. अब अगर आप एक अच्छी रिसर्च करना चाहते हैं तो व्हाट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि आप रिसर्चर की कुछ क्वालिटीज होती हैं. ठीक है, हर कोई रिसर्च में नहीं जाता और हर किसी का माइंडसेट भी नहीं होता. ठीक है, ये तो वो कुछ थोड़ी सी पॉपुलेशन होती है जो अकल रखती है, शऊर रखती है, जिनके लिए अल्लाह ताला कहते हैं कि जी अकल वालों के लिए निशानियां, सबके लिए निशानियां नहीं है. ठीक है, तो सूरह बकरा में अल्लाह मियां हम सबसे पूछते हैं आयत नंबर 44 में, विल यू नॉट थिंक, हमसे सवाल है कि क्या तुम सोचोगे नहीं. ठीक है, फिर उसी सूरह में आगे पूछता है विल यू नॉट पॉन्डर, कि सिर्फ सोचना नहीं है, उसके ऊपर बैठ के यू हैव टू ponder as well, not just think, you have to ponder and you have to find different reasons कि ये क्यों है, कैसे है. ठीक है, रुक के आपने समझना है.
फिर उन्होंने कहा कि अल्लाह ताला ने फिर सूरह रूम में पूछा कि जनाब, विल दे नॉट कॉन्टेम्पलेट विद इन देमसेल्व्स, कि क्या वो अपने अंदर अपना तस्किया नफ्स नहीं करेंगे? ठीक है, तो साइकोलॉजी इज मोर अबाउट अंडरस्टैंडिंग योर ओन सेल्फ। ठीक है, और फिर सूरह हशर में अल्लाह ताला कहता है, सो रिफ्लेक्ट ओ पीपल ऑफ इनसाइट, कि जिनके पास अकल है, शऊर है, जिनके पास इंसाइट है। ठीक है, तो वही लोग जो है ना, वो फिर सोचते हैं, समझते हैं, पॉन्डर करते हैं, और उसके बाद फिर क्या करते हैं, अपने लिए सॉल्यूशंस भी निकालते हैं थ्रू सेल्फ रिफ्लेक्शन। ठीक है, आफ्टर दैट अल्लाह ताला सेज कि हमने आपको ये कुरान दिया है, ठीक है, ये ब्लेस्ड किताब है, एंड वी हैव रिवील्ड टू यू दैट यू माइट पॉन्डर अपॉन इट्स वर्सेस। अब पढ़ना और बात है, उसके ऊपर पढ़ के समझना और उसको अपने लिए फायदेमंद साबित करना थ्रू योर ओन पॉन्डरिंग, इसके लिए एफर्ट चाहिए। तो कुरान के ऊपर पहले वक्त के लोग, जब ये कुरान नाजिल हुआ तो उसमें कुफार क्या कहा करते थे कि इसमें तो जनाब पहले वक्तों के लोगों की कहानी है। ठीक है, तो ये क्रिटिसिज्म भी था, बिकॉज उसमें क्योंकि वो समझ नहीं रखते थे, वो इदराक नहीं रख वो करते थे, वो पॉन्डर नहीं करते थे, वो सिर्फ उसको एज अ स्टोरी सुन के बस सुपरफिशियली उसको अंडरस्टैंड नहीं करते थे, उनमें डेप्थ नहीं थी। तो दे वुड से कि ये जनाब पुराने वक्त के लोगों की कहानी है। अब एक और चीज लेटेस्ट साइंस ने रिवील की है कि हम ह्यूमन बींग्स वी कनेक्ट थ्रू स्टोरीज, वी रिलेट थ्रू स्टोरीज, वी अंडरस्टैंड फिनोमिना थ्रू स्टोरीज। आप किसी को भी मतलब कोई चीज एक्सप्लेन करना चाहें, वो उसको समझ शायद ना आए इन टर्म्स ऑफ, अगर आप सिर्फ बातें करें या सिर्फ आप जनरल फिनोमिनल डिस्कस करें, फिलोसफीज डिस्कस करें, शायद उस बंदे को वो बात समझ में ना आए, बट द मोमेंट यू स्टार्ट टू रिलेट विद इट, विद अ स्टोरी, दूसरे लोगों को बातें समझ आना शुरू हो जाती हैं। तो रिसर्च में भी हम स्टेप्स ऑफ रिसर्च में सबसे पहले हम लिटरेचर रिव्यू करते हैं, जिसमें हम एक पूरी तमहीद बनाते हैं कि हम ये जो टॉपिक स्टडी करना चाह रहे हैं, इससे पहले क्या स्टोरी है, इससे पहले लोगों ने किस तरीके से इस फिनोमेना को एक्सप्लोर किया है, दुनिया वाले क्या कहते हैं, डिफरेंट कंट्रीज के लोग क्या कहते हैं, वेस्ट में क्या कहते हैं, ईस्ट में क्या कहते हैं, मिडिल ईस्ट में क्या कहते हैं। तो हम एक पूरी स्टोरी बनाते हैं जो एक ऑडियंस की क्या कहते हैं, इंसाइट को ओपन करता है, उनको जनाब सोचने का मौका देता है, उसके साथ रिलेट करने का मौका कि हाँ, अगर ये बंदा ये बात कह रहा है और देखो दूसरा भी ये कह रहा है, डिफरेंट कंट्रीज में ये फिनोमेना ऑब्जर्व किया गया है, तो कुछ ना कुछ तो इसमें सच्चाई होगी। तो ह्यूमन बींग्स ऑटोमेटिकली कनेक्ट करने लग जाते हैं। ठीक है, इसमें हम जनरल ऑब्जर्वेशन भी शामिल होती है, क्यूरोसिटी भी होती है। ठीक है, फिर हम डिफरेंट फिनोमेना को अंडरस्टैंड करके किसी कंक्लूजन में पहुंचते हैं, तो वो हम एज इट इज लिखते हैं कि जी फलाने ने रिसर्च की फलाने कंट्री में और वो इस कंक्लूजन पे पहुंचे, और ये हम यहाँ पे विद रेफरेंस कोट करें। ठीक है, अब इसमें एक क्वेश्चन है कि जनाब फॉर एग्जांपल अगर आप ऐसे जनरली भी ऑब्जर्व करें कि किसी स्कूल में रिजल्ट्स अच्छे आते हैं, किसी स्कूल में रिजल्ट्स अच्छे नहीं आते, तो वहां पे क्या ऐसा हो रहा है कि वो उन स्कूल के स्टूडेंट्स के रिजल्ट्स अच्छे आ रहे हैं? तो आप मल्टीपल चीजें कि अच्छा उनकी जो है वो फिजिकल हेल्थ कैसी है, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में उनको इन्वॉल्व करते हैं, उनके क्या स्केड्यूल क्या है पढ़ाई का, ठीक है, टीचर्स कैसे पढ़ाते हैं, उनको मोड ऑफ एजुकेशन क्या है, वो जैसे पाकिस्तान में अक्सर स्कूलों में रट्टा सिस्टम होता है, तो क्या ये रट्टे शट्टे लगा के पास होते हैं या इनका अपना दिमाग भी चलता है? ठीक है, तो ये सारे वो क्वेश्चन हैं जो रियल लाइफ ऑब्जर्वेशन और रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स को हम अंडरस्टैंड करने के लिए चलते फिरते रिसर्चेस अपनी भी कर रहे होते हैं। अब इसमें एक क्वेश्चन है, व्हाई डू सम स्टूडेंट्स परफॉर्म बेटर अंडर स्ट्रेस? अब एनीबडी कैन टेल व्हाट्स द रीजन बिहाइंड इट? इफ यू अगर बैठे बैठाए किसी का एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि व्हाई डू सम स्टूडेंट्स परफॉर्म बेटर अंडर स्ट्रेस, तो आप क्या, आपके जहन में क्या आता है? कैन एनीबडी रिफ्लेक्ट ऑन इट? अस्सलाम वालेकुम। मेरे ख्याल से अगर आपके ऊपर स्ट्रेस ना हो तो फिर आप जो है वो लेजी हो जाते हो। कुछ लोगों के साथ यही सीन है कि अगर स्ट्रेस या प्रेशर उनको ना लिया जाए तो फिर वो लेजी हो जाते हैं और अपनी पोटेंशियल बिल्कुल भी यूज़ नहीं करते। तो जब उनके ऊपर स्ट्रेस पड़ता है या प्रेशर पड़ता है तो फिर वो अपने हाथ पांव चलाने लगते हैं और फिर इस तरह वो उनकी परफॉर्मेंस बेहतर हो जाती है। बिल्कुल ठीक है, एनीबडी एल्स?
एक स्टूडेंट ने कहा कि जी जनाब जब तक स्ट्रेस नहीं होती हम काम नहीं करते, तो ये क्या सब स्टूडेंट्स ये सेम फिनोमेना एक्सपीरियंस करते हैं, या कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं यहाँ पे जो जिनको जब स्ट्रेस होता है तो वो परफॉर्म नहीं कर पाते हैं? स्ट्रेस में कभी कभी हमारे पास फ्लाइट फाइट रिस्पॉन्स एक्टिवेट हो जाता है, तो उसकी वजह से भी हमारे जो सेंसेस होते हैं वो ज़्यादा एक्टिवेटेड और स्टिमुलेटेड होते हैं, तो हमारा काम बेहतर हो जाता बेटा है। थोड़ा सा, if you can be a bit loud, I cannot hear you properly. Can you guys hear me now? Hello? जी आप बोले, अगर कोई दूसरा बच्चा सुन सकता है इनको प्लीज काइंडली मुझे फिर कोई और भी एक्सप्लेन कर दे, मुझे आपकी थोड़ी सी कम आ रही है। आप बेशक बोलें बच्चे। ओके ओके, मैं ये कह रही थी कि स्ट्रेस में समटाइम्स हमारा जो है वो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है, फ्लाइट फाइट रिस्पॉन्स। तो उसकी वजह से भी मे बी हम ओवर स्टिमुलेटेड या स्टिमुलेटेड ज़्यादा होते हैं, तो हमारा काम ज़्यादा इफेक्टिव और अच्छे से हो रहा होता है। या दैट्स सो ट्रू। हमारा फाइट और फ्लाइट सिस्टम शी सेज कि वो एक्टिवेट हो जाता है, और जब वो एक्टिवेट होता है तो फिर हम हमारे हायर मेंटल फंक्शनिंग जो है वो डिस्टर्ब हो जाती है। बेसिकली हमारा जो फ्रंटल कॉर्टेक्स है वो एक्टिवेट नहीं हो पाता, बिकॉज हमारा जो लिम्बिक सिस्टम है या हमारा जो इमोशनल सेंटर है, ठीक है, वो एक्टिवेट हो जाता है, और हमारा जो सोचने समझने का रिले सिस्टम है ब्रेन में वो डिस्टर्ब हो जाता है। दैट्स अ वेरी गुड थिंग कि आपने इस चीज को आइडेंटिफाई किया कि हमारा अंडर स्ट्रेस जो है वो परफॉर्मेंस नहीं हो पाती। नाउ दीज आर जस्ट ओपिनियंस, एनीबॉडी एल्स, ताकि मैं इसको फिर मजीद कंक्लूड करूं कि रिसर्चर्स क्या कहती हैं। मैम इसमें ना स्ट्रेस की भी दो टाइप्स हैं। Yeah, अब लाइक अगर एग्जाम से 2 दिन पहले अगर आपको स्ट्रेस हो तो फिर तब आप बहुत अच्छे से पढ़ते हो। यानी सपोज एग्जाम से 2 दिन पहले आपको स्ट्रेस है कि मैंने अभी तक कुछ पढ़ा नहीं, तो फिर आप तब पढ़ते हो और बहुत इफेक्टिवली पढ़ते हो। लेकिन अगर एग्जाम के 1 घंटे पहले आपको स्ट्रेस हो कि मैंने कुछ पढ़ा ही नहीं, तो फिर तब आप कोई काम नहीं कर पाते। तो जो स्ट्रेस है वो जब मीडियम क्वांटिटी में होता है तो बहुत इफेक्टिवली होता है, और जब ये हाई क्वांटिटी में चला जाता है तो फिर ये बहुत जो है वो नुकसानदेह होता है मेरे ख्याल से। वेरी गुड, वेरी गुड। आई एम सो हैप्पी, आई एम सो प्राउड कि इतना अच्छा आपने पर्सपेक्टिव शेयर किया कि एक लेवल का स्ट्रेस जो है वो इम्पोर्टेंट है टू एक्चुअली फंक्शन, मगर जब उससे एक्सीड कर जाता है तो फिर वो प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। और रिसर्चर्स भी यही कहते हैं कि एक लेवल ऑफ स्ट्रेस विच इज नेसेसरी फॉर योर ऑप्टिमम फंक्शनिंग, दैट इज नोन एज यू स्ट्रेस, EUSTRESS, यू स्ट्रेस। ठीक है, वो एक लेवल ऑफ स्ट्रेस इज एक्चुअली विच मेक्स यू थिंक दैट मेरा कल पेपर एंड आई नीड टू डू समथिंग अबाउट इट। ठीक है, दैट इज यू स्ट्रेस। मगर जब वो ऑप्टिमम लेवल तक चला जाता है, ऑप्टिमम का मतलब है कि विच इज एक्चुअली रिक्वायर्ड फॉर योर फंक्शनिंग, व्हेन दैट लेवल ऑफ स्ट्रेस एक्सीड्स फ्रॉम दैट नॉर्मल फंक्शनिंग, तो फिर क्या होता है कि वो फिर आपके लिए प्रॉब्लमेटिक हो जाता है, एंड देन योर लेवल ऑफ परफॉर्मेंस डिक्रीजेस। आई गेस मल्टीपल फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं, लाइक फिजिकल, बिल्कुल ठीक है, मल्टीपल फैक्टर्स भी हो सकते हैं। हम और ये हम आगे डिस्कस करेंगे इस चीज को कि चीजें समटाइम्स नॉट एज लीनियर एज वी, मतलब इतनी सिंप्लीफाइड इंफॉर्मेशन नहीं हो सकती कि सिर्फ एक स्ट्रेस जो है वो एक एलिमेंट है इनटू इन परफॉर्मेंस ऑफ स्टूडेंट्स। देयर आर मल्टीपल फैक्टर्स व्हिच आर रिस्पांसिबल in the performance of students, so we can just not isolate one variable। इसको वेरिएबल कहते हैं ना, कि ये जितने भी वेरिएबल्स ऑफ स्टडी होते हैं आपके, ठीक है, तो हम सिर्फ एक वेरिएबल को ही हम जिम्मेदार ठहरा सकते हैं कि जनाब लेवल ऑफ स्ट्रेस जो है वो डायरेक्टली रिलेटेड है परफॉर्मेंस से। डायरेक्टली भी हो सकता है, और देयर माइट बी सम अदर इंटरमीडिएट वेरिएबल्स आल्सो देयर। आपकी नींद पूरी हुई है कि नहीं, आपका घर का एनवायरनमेंट कैसा है, ठीक है, आपका कितना उस सब्जेक्ट पे आपकी ग्रिप कितनी है, आपकी प्रिपरेशन कैसी है, ठीक है, आपने पढ़ा है नहीं पढ़ा है, ठीक है, तो ये और बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। तो इसी तरह हम लीनियर नहीं कर सकते, मगर डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करते ही हैं थ्रू द सीरीज ऑफ जो हमारे होते हैं पार्ट्स ऑफ रिसर्च। सो फर्स्ट स्टेप इज टू आइडेंटिफाई दैट व्हाट क्वेश्चन, ठीक है, डू यू हैव एंड व्हाट एरिया डू यू वांट टू रिसर्च इन। ठीक है, द सेकेंड इज डेवलपिंग रिसर्च आइडिया। तो पहला चीज हो गया, आपने अपने एनवायरमेंट में कोई चीज ऑब्जर्व की कि यार ये चीज है जिसके ऊपर लोग काम नहीं करते, ये एरिया है जिसको जो लैक करता है, ये जनाब लोग जो है वो इसके बारे में सोचते नहीं है, दे डोंट ब्रेनस्टॉर्म, दे डोंट ऑब्जर्व, दे डोंट तो आपने वो पूरा एक बड़ा एरिया सिलेक्ट कर लिया। फॉर इंस्टेंस, आई वांट टू वर्क इन द फील्ड ऑफ एकेडमिया, आई वांट टू वर्क इन द फील्ड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, आई वांट टू वर्क इन द फील्ड ऑफ कह लो के अडोलेसेंट्स के ऊपर काम करना चाहती हूँ, उनके इश्यूज को एड्रेस करना चाहती हूँ। कुछ जैसे मैं खुद अभी PhD कर रही हूँ, तो मेरा है कि मैं जनरेशन Z को स्टडी करना चाहती हूँ,
इनके इश्यूज क्या हैं, ये किस तरीके से सोचते हैं, क्योंकि इन्होंने एक बहुत डिफरेंट किस्म की अप्रोच लेके आए हैं एंड ये बहुत एक डिफरेंट माइंडसेट के लोग हैं जो पिछली जनरेशन से बेट डिफरेंट सोचते हैं। इसको कुछ लोग रिबेल का नाम देते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि नहीं जी ये जनाब ये प्रोग्रेसिव सोच रखते हैं, ठीक है, डिफरेंट ओपिनियंस है। तो मैंने इसको अपना टारगेट पॉपुलेशन रखा, ठीक है। तो ऐसे ही हम भी अपना इस एरिया ऑफ रिसर्च जो है वो बहुत बड़ा एरिया पहले चूज करते हैं, देन वी नैरो इट डाउन, ठीक है। और फिर हम चेक करते हैं कि जो हम रिसर्च क्वेश्चन बनाने लगे हैं क्या ये फिजिबल भी है, क्या इसके ऊपर रिसर्च की जा सकती है, नहीं की जा सकती है, इसके इसके आगे फायदे भी होंगे। हम ऐसी तो नहीं रिसर्च करते ना, उसको कुछ आगे कंक्लूजन भी निकालना होता है, तो क्या इसके कंक्लूजन जो मैं निकालूंगी वो हमारे एनवायरमेंट में हमें कोई फायदा देगा या नहीं देगा, ठीक है। तो आपका रिसर्च जो होता है वो क्लियर होना चाहिए, आपको खुद सबसे पहले क्लियर होना चाहिए कि आप किस टॉपिक पे रिसर्च करना चाहते हैं। देन आपने उसको फोकस भी आपको पता हो कि बेसिकली वो किस एरिया के ऊपर पर्टिकुलरली फोकस्ड है। बहुत बड़ा एरिया भी अगर आप चूज कर लेंगे तो वो आपके लिए प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। तो हमने उसको उसमें से फॉर इंस्टेंस देखें, अभी पिछली एग्जांपल को अगर लेके चलें तो हमने सिर्फ स्ट्रेस को फोकस किया, हालांकि देयर वर सो मेनी अदर फैक्टर्स व्हिच वर रिस्पांसिबल इन द एकेडमिक परफॉर्मेंस ऑफ द स्टूडेंट। तो हमने एक पर्टिकुलर चीज को चलो देख लिया, हमने किसी चीज को देख लिया एकेडमिक परफॉर्मेंस में, दूसरा रिसर्चर होगा वो किसी और चीज को टारगेट कर लेगा। तो हर बंदा कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन ऐड करता जाएगा टूवर्ड्स इन द लिटरेचर और फिर हमारे पास एक पूरी पिक्चर आ जाएगी, ठीक है। तो दैट्स द गोल एक्चुअली। फिर आपका जो रिसर्च है वो स्पेसिफिक होना चाहिए, वेग नहीं होना चाहिए। वेग का मतलब है, वेग स्टेटमेंट्स का मतलब है कि हम जनरली कह दें कि व्हाई आर पीपल सैड, नाउ दैट्स अ वेग स्टेटमेंट। लोग क्यों, अब अगर मैं आपसे पूछती हूँ कि लोग उदास क्यों होते हैं, कैन एनीबॉडी टेल मी कि पीपल व्हाई, व्हाट डू यू थिंक व्हाई आर पीपल सैड? अ, अ, जब उनको जो चीज चाहिए होता है वो नहीं मिलता है तब वो उदास होते हैं, या फिर किसी परेशानी की वजह से। ठीक है, वो जब किसी परेशानी में होते हैं when they're upset, तो वो तो परेशान होते हैं ना, सैड सैड तो नहीं होते हैं। Ma'am, आई due to high क्वेश्चन इज, expectations, जी बेटा, due to high expectations, yes, due to many high expectations from other people we get sad, we end up being disappointed, which yeah, results in sadness, right? So disappointment leads to sadness. Now that is an intermediate relationship which doesn't has a direct link to sadness, but there is an intermediate variable in responsible, जिसको हम इंटरमीडिएट वेरिएबल जो होता है उसको हम कहते हैं जी जनाब यहाँ पे तो मीडिएशन है कि दो वेरिएबल्स का आपस में ताल्लुक है कि एक इंसान, एक ह्यूमन बीइंग सैड क्यों होता है, बिकॉज वो एक्सपेक्टेशंस ज्यादा रखता है, एक्सपेक्टेशंस की वजह से डिसअपॉइंटमेंट होती है एंड डिसअपॉइंटमेंट लीड्स टू sadness. Now three variables are in play, ठीक है, expectations, disappointment, sadness. Expectations is the independent variable, उसके बाद जो दरमियान में वेरिएबल है that is disappointment, and the third variable is sadness. तो कभी कभी दो वेरिएबल्स का ताल्लुक तीसरे वेरिएबल की वजह से होता है, दैट इज नोन एज मीडिएशन, कि दो वेरिएबल्स का ताल्लुक तीसरे की वजह से बन रहा होता है। तो इस तरह हमें पता चलता है कि जनाब ये रिसर्च जो है ये इतनी लीनियर नहीं होती, देयर आर सो मेनी फैक्टर्स इन प्ले एंड वी कैन नॉट जस्ट बी ओपिनिएटेड एंड वी कैन जस्ट नॉट हैजर्डली मेक सम फॉर्म सम ओपिनियंस के ये इस तरह ही होता है, ठीक है। अगर आपने कोई ओपिनियन है तो योर ओपिनियन मस्ट बी बैक विद साइंटिफिक एविडेंस एंड लॉजिक, एंड इसकी वजह से फिर आपकी बात में वजन भी पैदा होता है, ठीक है। दूसरा एथिकल और फिजिबल भी होना चाहिए। आई रिमेम्बर व्हेन आई वाज टीचिंग रिसर्च टू माय ए लेवल स्टूडेंट्स, उनसे मैंने कहा, उस दौर में कोविड का दौर चल रहा था, आई आस्क्ड देम दैट वैसी बात हुई, उनको मैंने बेसिक्स ऑफ रिसर्च पढ़ाए। तो आई आस्क्ड देम दैट व्हाट टॉपिक डिड दे वांट टू रिसर्च ऑन। तो उस वक्त क्योंकि कोविड का दौर चल रहा था एंड द वर्ल्ड वाज डेस्परेट टू फाइंड अ क्योर फॉर इट, दे सेड कि हम एक काम करेंगे, आई वांट टू डू, वन ऑफ माय स्टूडेंट्स सेड आई वांट टू डू एन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। आई सेड ओके, एंड हाउ वुड यू कंडक्ट इट? He said that I would take a person, a healthy person, and I would inject him with the COVID, you know, जो भी उसका वो जरासीम है या क्या है, ठीक है, I will inject the healthy person with that COVID strain. So मुझे हंसी भी आई, but I just played along. I said, okay, then what are you going to do?
He said that then I will place him in a basement so that nobody can go to him. उसको एक isolated जगह पे रखूंगा, and then I'll go out and I'll look for the cure. I said then if you find the cure, अगर cure मिल गया तो ठीक है, और अगर नहीं मिला तो फिर क्या होगा? फिर अल्लाह मालिक है, उसका जो भी होना होगा. So I just cracked me up and I was like, बेटा ऐसी रिसर्च आप नहीं कर सकते जो अनएथिकल हो. ठीक है, आपकी रिसर्च से किसी इंसान को, किसी जानवर को, ठीक है, अपनी सोसाइटी को, आपके क्लाइमेट को, आपके एटमॉस्फेयर को कुछ नेगेटिव इफेक्ट्स नहीं आने चाहिए. तो योर रिसर्च शुड बी वेरी एथिकल. आपने एथिकल ग्राउंड्स पे रहकर रिसर्च करनी होती है. ठीक है. सो दिस इज द क्वेश्चन कि देखो आपकी वीक रिसर्च, जैसे मैंने आपसे अभी पूछा कि अगर आप जनरल एक फिनोमेना स्टडी करना चाहते हैं कि व्हाई आर पीपल सैड, दैट्स अ वेरी ब्रॉड डोमेन. ठीक है, उसमें आपकी रिसर्च वुड नॉट बी स्ट्रॉन्ग बिकॉज देयर आर मेनी वेरिएबल्स इन प्ले एंड यू वुड नॉट बी एबल टू प्रूव एनीथिंग बिकॉज इट्स अ वेरी जनरल टॉपिक. A strong research would be that what relationship exists between social media use and the depression among college students. आपका population would be college students and there is two variables in play कि social media का basically depression के साथ क्या ताल्लुक है. ठीक है, तो आप किसी दो जनाब वेरिएबल्स को पकड़ लें, 3 वेरिएबल्स को पकड़ लें और उसी के साथ ही आप काम करें स्पेसिफिक होकर, आपकी रिसर्च की स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी. ठीक है, तो आपकी बेसिकली फिर थोड़ा सा मैं रिकॉल करा देती हूँ कि सबसे पहला स्टेप आपका ऑब्जर्वेशन है कि आप अपने इर्द गिर्द नजर दौड़ाएं, आपके इर्द गिर्द के प्रॉब्लम्स क्या हैं. ठीक है, ट्रेंड्स क्या चल रहे हैं, कौन सा आजकल लेटेस्ट टॉपिक आ रहा है. जैसे अभी आजकल सुसाइड अवेयरनेस के ऊपर काम हो रहा है पूरी दुनिया पे कि हम सुसाइड लोग कर रहे हैं, डिप्रेशन की वजह से कर रहे हैं, जो भी इन्फ्लेशन की वजह से कर रहे हैं. तो इसकी रीजंस, कॉजेज आइडेंटिफाई की जाए और लोगों को जो है हम डिप्रेशन से बचा सकें या हम सुसाइड से बचा सकें. ठीक है, तो ये आजकल का लेटेस्ट ट्रेंड चल रहा है, सुसाइड प्रिवेंशन. ठीक है, तो आप ऑब्जर्व करते हैं. उसके बाद फिर हम ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं, क्रिटिकली सोचते हैं, जज करते हैं, इस टॉपिक के ऊपर रिसर्च की जाए, इसका फायदा क्या होगा, इसकी इम्प्लीकेशंस किस किस एरिया में होंगी. फिर हम गैप्स इन रिसर्च आइडेंटिफाई करते हैं कि इससे पहले क्या किसी और ने भी इसके ऊपर रिसर्च की है, हमारी रिसर्च करने का कोई फायदा होगा. ठीक है, एंड देन फिर आप अपने करंट इवेंट्स को अंडरस्टैंड करते हैं कि दुनिया में, न्यूज में, पॉलिसी मेकिंग, कहाँ पे आपकी रिसर्च जो है वो फायदेमंद होगी. और फिर आपका पर्सनल इंटरेस्ट भी बहुत मैटर करता है. ये ना होना के दरमियान में आप रिसर्च करते करते आपका जो है ना इंटरेस्ट लूज हो जाए बिकॉज वो आपकी पसंद का टॉपिक ही नहीं है. तो इंडिविजुअल जो रिसर्च कर रहा है उसकी अपनी पर्सनैलिटी भी बहुत मैटर करती है उसके सिलेक्शन ऑफ टॉपिक में. ठीक है, अब रोल ऑफ ऑब्जर्वेशन तो आपको पता है, हमने बचपन से सुना है. जनाब के जो न्यूटन है वो किसके नीचे, दरख्त के नीचे बैठा हुआ था और उसके ऊपर एक सेब गिरा और उसने ये सोचा कि जनाब ये सेब दरख्त से नीचे की तरफ ही क्यों आता है, ऊपर की तरफ क्यों नहीं जाता. अब कितने लोग हैं उससे पहले भी कि दरख्त के नीचे बैठे होते होंगे और उनके ऊपर सेब गिरते होंगे, चीजें गिरती होंगी. ठीक है, बट हर कोई इस तरह से क्यों नहीं सोचता, क्योंकि इस तरह से सोचने के लिए पर्सनैलिटी टाइप चाहिए होती है ना, एक सोचने का नजरिया चाहिए होता है. ठीक है, तो फिर बात ये है कि हमारी जो ऑब्जर्वेशन होती है दैट शुड बी वेरी स्ट्रॉन्ग. हमारे अंदर क्यूरोसिटी होनी चाहिए, जानने का एक जज्बा होना चाहिए. ठीक है, पावलोव एक साइकोलॉजिस्ट था जिसने बिहेवियरिज्म की बुनियाद रखी थी. उसने एक चीज ऑब्जर्व की कि जब भी डॉग के सामने कोई खाना रखा जाए तो खाने को देखते साथ वो सेलिब्रेट करने लग जाता है. और इसी के यही बेसिक रिसर्च है जो बिहेवियरिज्म में बहुत इस्तेमाल होती है. और हम बच्चों के बिहेवियर्स बेहतर करते हैं, बड़ों के भी बिहेवियर्स बेहतर करते हैं थ्रू कंडीशनिंग, रीइंफोर्समेंट्स. ऑर्गेनाइजेशंस में आपको जनाब अप्रेजल्स मिलते हैं, रेज मिलते हैं, बोनसेस मिलते हैं, एम्प्लॉय ऑफ द ईयर के टाइटल्स मिलते हैं बेस्ड ऑन दिस बेसिक रिसर्च जो उसने डॉग्स पे की थी. ठीक है, तो दिस इज हाउ योर रिसर्चेस वर्क एंड दे हेल्प यू इन योर रियल लाइफ. लिटरेचर पढ़ने का क्या फायदा है? लिटरेचर का मतलब है इससे पहले जितनी रिसर्चेस हुई हुई हैं उनको पढ़ने का क्या फायदा होगा. पहली बात, आपकी इंफॉर्मेशन में इजाफा होगा, आपको पता चलेगा कि आप किस एरिया में जो है वो काम कर रहे हैं और आपकी नॉलेज बढ़ेगी और आपको मजीद ब्रेनस्टॉर्मिंग का मौका मिलेगा और आपको अपना गैप और एरिया ऑफ रिसर्च आइडेंटिफाई करने में आसानी होगी. दूसरा, आपकी डुप्लीकेशन नहीं होगी. इससे पहले अगर किसी और ने काम किया हुआ फिर आपका काम करने का क्या फायदा. यहाँ चलो किसी और कंट्री में काम हुआ है, आप अपने कंट्री में करके देखो कि आपकी कंट्री में भी सेम रिजल्ट निकलते, फिर तो ठीक है.
ठीक है, अदरवाइज फिर फायदा नहीं है, क्योंकि आप डुप्लीकेट कर रहे हैं। अगर एक ही जगह पे एक ही बंदा, दो बंदे एक ही रिसर्च कर रहे हैं, तो फिर रिजल्ट्स इतने कोई डिफरेंट नहीं आएंगे, तो ज़ाहिर डुप्लीकेशन भी हो जाएगी, आपका टाइम भी वेस्ट, एफर्ट भी वेस्ट। ठीक है, तो ये गूगल स्कॉलर से आप चेक कर सकते हैं कौन से वेरिएबल्स हैं जिनके ऊपर आपने पहले रिसर्चेस की नहीं है, तो आप उन एरियाज को छोड़ के, उसके अलावा अगर आपको कोई गैप ऑफ रिसर्च समझ में आता है, तो आप वहां से फिर अंडरस्टैंड कर सकते हैं। दूसरा आप क्या कर सकते हैं कि आप रिसर्च के जर्नल्स विजिट कर सकते हैं, ठीक है, लाइब्रेरी विजिट कर सकते हैं, न्यूज फॉलो कर सकते हैं, ठीक है, कॉन्ट्रडिक्शंस, जो कॉन्स्पिरेसीज एंड कॉन्ट्रडिक्शंस आ रही होती हैं, ठीक है, वो फॉलो कर सकते हैं, पैटर्न्स ऑब्जर्व कर सकते हैं, अपने लेटेस्ट पैटर्न्स, टू आइडेंटिफाई कि जनाब किस एरिया में आजकल दुनिया जो है वो इंटरेस्टेड है। ओके, उसके बाद ये रिसर्च के क्वेश्चंस और हाइपोथेसिस में क्या डिफरेंस है? कैन एनीबॉडी टेल मी व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन रिसर्च क्वेश्चन एंड हाइपोथेसिस? Ma'am, hypothesis is a tentative explanation, and research questions is a rising some insights. मैम, जब हम क्वेश्चन राइज करते हैं तब तो हमें उसके बारे में कुछ भी पता नहीं होता, और तो रिसर्च क्वेश्चन तब जब हमें कुछ भी नहीं पता, फिर उसके ऊपर जब हम काम करते हैं हमें थोड़ी बहुत नॉलेज आ जाती है, और फिर हम प्रिडिक्शंस करते हैं कि अगर हमें ये करूँ तो क्या ये हो सकता है, तो फिर वो हाइपोथेसिस में आएगा मेरे ख्याल से। ठीक हो गया। यू आर मैम सॉरी, हेलो मैम, हाइपोथेसिस एक्चुअली हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं इस रिसर्च से, वो हो जाता है, लेकिन रिसर्च क्वेश्चन जो एक्चुअल क्वेश्चंस होंगे हम जिन पे रिसर्च करेंगे वो हो गई। ठीक है बेटा, कैन यू टाइप दिस डाउन ताकि मैं पढ़ सकूं कि आपने क्या बोला? एनीवे, आपने बहुत अच्छे जवाब दिए। आपने कहा कि जनाब ये तो सवाल होता है, रिसर्च क्वेश्चन जो होता है जब हमें इतना सब पता नहीं होता, तो हम बेसिकली सवाल कर रहे होते हैं एट द स्टार्ट ऑफ द रिसर्च कि ये जो फिनोमेना है ये हमारी रियल लाइफ में कैसे एग्जिस्ट करता है। बट हाइपोथेसिस जो होता है वो एक प्रिडिक्शन होती है कि हमारी ये जो रिसर्च है उसकी एक बेसिकली डायरेक्शन होती है कि दो वेरिएबल्स आपस में कैसे इंटरेक्ट करेंगे। ठीक है, सवाल ये हो सकता है जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, डज स्लीप अफेक्ट मेमोरी? ये एक सवाल है, क्या स्लीप का आपकी आपकी मेमोरी पे कोई इफेक्ट है? मगर हाइपोथेसिस ये होगा कि स्टूडेंट्स हु स्लीप 8 आवर्स, जो 8 घंटे की नींद लेते हैं स्टूडेंट्स, दे रिकॉल मोर वर्ड्स देन स्लीप डिप्राइव्ड स्टूडेंट्स। अब ये हमने टेस्ट करना है क्या वाकई ऐसा है। ठीक है, तो इसके लिए फिर हम डिफरेंट स्ट्रैटेजीज होती हैं कि जनाब हम किस तरीके से रिसर्च करेंगे। हम कुछ एक ग्रुप ऐसा ले लेंगे जो जनाब 8 घंटे की नींद लेते हैं, एक ग्रुप हम ऐसा ले लेंगे जो 8 घंटे की नींद नहीं लेते, 4 घंटे या 5 घंटे की नींद लेते हैं। उन दोनों ग्रुप्स को आपस में हम कंपेयर करके रिजल्ट्स देख लेंगे। ठीक है, उनको हम रिकॉल करवाएंगे वर्ड्स, दोनों ग्रुप्स को एक जैसे वर्ड्स। ठीक है, और हम देखेंगे कौन से स्टूडेंट्स ने ज्यादा स्कोर किया। एक ही टेस्ट दोनों पे लगाएंगे। ठीक है, एक कंट्रोल ग्रुप होगा और एक आपका एक्सपेरिमेंटल ग्रुप होगा। कंट्रोल ग्रुप के ऊपर हम कुछ भी नहीं, हम 8 घंटे की नींद उनको नींद करने दे रहे हैं, वो वाला ग्रुप है जिसमें स्टूडेंट्स आर नॉट स्लीपिंग फॉर 8 आवर्स। ठीक है, और जो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप है वो 8 आवर्स के लिए सो रहे हैं। ये जिस तरीके से भी आप रिसर्चर पे डिपेंड करते हैं वो किस तरीके से अपना एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करता है और वो किस तरीके से अपने रिजल्ट्स आइडेंटिफाई करता है। ठीक है, तो हाइपोथेसिस इज समथिंग, इट इज अ टेंटेबल या टेस्टेबल स्टेटमेंट जिसको आप लिखते हैं। ठीक है, आप कहते हैं कि इसको हम अभी टेस्ट करेंगे। ठीक है, दैट्स द डिफरेंस बिटवीन अ क्वेश्चन एंड अ हाइपोथेसिस। अब देयर आर डिफरेंट वेज टू रिसर्च, जैसे मैंने आपको भी बताया। नंबर 1 इज एक्सपेरिमेंट, कि आप दो ग्रुप्स ले लें। ठीक है, एक को वो जैसे वो एड में आता है, एक को धोते हैं आम साबुन से और दूसरे को सर्फ एक्सेल से। ठीक है, फिर आप एक्सपेरिमेंट करके देख लें कि किसके रिजल्ट जो है वो बेहतर हैं। दैट्स वन वे टू डू अ गुड रिसर्च। ठीक है, सेकेंड इज जो जनरली हम लोग यूज करते हैं थ्रू आर सर्वेज में आपने अक्सर देखा होगा आपके कॉलेजेस वगैरह में
स्टूडेंट्स जो है वो क्वेश्चनर्स लेके फिर रहे होते हैं, ठीक है। उसमें पहले से ही कुछ प्री डिफाइंड क्वेश्चंस होते हैं, जो स्टैंडर्डाइज स्टेटमेंट्स होती हैं, कुछ साइकोलॉजिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, ठीक है, जिनको हमने अपनी रिसर्चेस में प्रूव किया हुआ होता है। Can we ever truly eliminate all other variables? No, that's not possible. ठीक है, that's why we, इसका नाम ही रिसर्च है, ठीक है, सर्च नहीं है। सर्च के बाद बार बार रिसर्च रिसर्च एंड इट्स ऑलवेज चेंजिंग। हमारी देखो साइकोलॉजी की अगर पर्टिकुलरली बात करें, दिस इज अ सब्जेक्ट व्हिच इज एवरली चेंजिंग। व्हाई? बिकॉज इट्स अ स्टडी ऑफ ह्यूमन माइंड एंड ह्यूमन बिहेवियर, एंड ह्यूमन बीइंग्स आर डायनामिक। Dynamic का मतलब है they're all the time evolving and changing, and you know there is so many trends and there are so many things which are going on, और पिछले वक्त से अभी अभी के humans बहुत different है। What if the last person's research was erroneous in your area of interest? Maybe we can search it. Definitely, if you contradict, you can research and you can find your findings different from that previous research. जैसे कि अभी currently I am working on जनरेशन जी के ऊपर ही मैं स्टडी कर रही हूँ, और बेसिकली उनकी पेरेंटिंग स्टाइल्स और किस तरीके से वो कम्युनिकेट करते हैं। तो वेस्ट में जो रिसर्चेस है वो ये कहती हैं कि जिन बच्चों के पेरेंट्स जो है वो उनके साथ ज्यादा कम्युनिकेट करते हैं, वो कम को डिपेंडेंट होते हैं। और यही हाइपोथेसिस लिख के मैंने अपनी रिसर्च का आगाज किया। बट व्हेन आई स्टार्टेड माय रिसर्च एंड व्हेन माय रिजल्ट स्टार्टेड कमिंग, आई वाज एस्टोनिश्ड, बिकॉज मेरे ध्यान में तो यही हाइपोथेसिस है जो सारी उम्र मतलब हम पढ़ते हैं कि जिनके पेरेंट्स के अच्छे आपस में कम्युनिकेशन होते हैं, उनके बच्चे जो है वो कम डिपेंडेंट होते हैं। डिपेंडेंट, को डिपेंडेंट का मतलब है कि पेरेंट्स उनके ऊपर डिपेंडेंट हो, वो पेरेंट्स पे। मगर पाकिस्तान में यूजुअली ज्यादा कम्युनिकेशन की वजह से हम बच्चों को डिपेंडेंट कर देते हैं, ठीक है। वो अपना ब्रेनस्टॉर्मिंग करना भूल जाते हैं। वो दे लुक फॉर ओपिनियंस, दे लुक फॉर यू नो, पेरेंट्स ही बार बार पूछेंगे कौन सा हमने करियर कौन सा चूज करना है, ठीक है, हमने आगे क्या करना है अपनी लाइफ के साथ। दे आर क्लूलेस बिकॉज उनको आदी कर दिया जाता है obey. That's also a thing which is a part of our culture, and we name it जनाब ये तो out of respect करते हैं। But this is something जब हम handicap कर देते हैं अपनी youth को, because we don't allow them to think out of the box solutions. So this is something which you can actually do। अगर आपको समझ आती है कि ये रिसर्च जो है ना, ये हम दोबारा से इसको करके देखते हैं कि हमारी सोसाइटी में या ये जो वेरिएबल है ये किस तरीके से एक्ट करता है। कम्युनिकेशन का वेरिएबल हो गया, स्ट्रेस का वेरिएबल हो गया, डिप्रेशन का वेरिएबल हो गया, हमारे कौन से फैक्टर्स हैं जो कंट्रीब्यूट करते हैं इन वेरिएबल्स के लिए, ठीक है। तो यू कैन ऑलवेज, if you find that somebody has did a research and it's flawed in your opinion, you can definitely find out and you can find your own answers. Nobody is stopping you, ठीक है। Okay, case studies, yes, that's another thing which is very helpful। अब मैंने अपना हेड काउंट जो है मैंने अपना सर्वे से कर लिया, ठीक है। मुझे डेटा जो है वो क्वांटिटेटिव डेटा मुझे मिल गया मेरी सर्वे रिसर्च से। अब इन डेप्थ नॉलेज कैसे आएगी? ये तो चलो सुपरफिशियल से नॉलेज होगी कि जनाब मुझे पता चल गया कि जिनके पेरेंट्स जो हैं वो कम्युनिकेट ज्यादा करते हैं, उनकी एक इन्वेस्टमेंट क्रिएट हो जाती है, उनकी एक पर्सनल आइडेंटिटी लूज हो जाती है। मगर ये होता कैसे है, ये हुआ कैसे ये फिनोमेना, ठीक है। तो इसके लिए मुझे इन डेप्थ उनका इंटरव्यू करना पड़ेगा। तो इसके लिए मैं केस स्टडीज यूज करूंगी। मेरे पास क्लाइंट्स आते हैं, ठीक है, तो मैंने उनसे फिर केस स्टडीज उनसे मैंने पूछा, और मुझे पता चला कि जनाब बचपन से एक पैटर्न था। जब वो स्कूल में थे तो ऐसे होता था, जब वो कॉलेज में थे तो ऐसे होता था, फिर जब वो कॉलेज से निकले, वो यूनिवर्सिटी लाइफ में गए तब भी वो पैटर्न उसी तरीके से चलता गया। तो उससे फिर मुझे एक कंप्लीट लिटरेचर मिलता है, एक पूरी केस स्टडी मिलती है, ठीक है। वो भी मैं उसके साथ, it will add to my research and also it will give weightage to my research. So I am actually performing all these steps along with different methods which is known as triangulation study. Triangulation का मतलब होता है कि proving a certain phenomena through different sources, and then वो मेरी research में depth भी पैदा हो जाएगी। And then observational studies, natural atmosphere में जाके बैठ गए, ठीक है, जैसे उसने न्यूटन ने किया था, दरख्त के नीचे जाके बैठ गया था। भाई ऐसे होता है, रोज हमने देखा, डे 1 ऐसे हमने देखा, डे 2 हमने ऐसे देखा, डे 3 ऐसे देखा। वो सारी ऑब्जर्वेशंस रिकॉर्ड की और जनाब पब्लिश कर दी, ठीक है। दैट्स अनदर वे टू ऑब्जर्व नेचुरल बिहेवियर इन अ नेचुरल सेटिंग। एनी क्वेश्चंस?
आप कुछ शेयर करना चाहते हैं, कोई सवाल पूछना चाहते हैं? मेरा एक क्वेश्चन था जी जी। कि नॉर्मली जब स्टूडेंट्स जो होते हैं वो जैसे कॉलेजेस वगैरह में, सो दे डू नॉट हैव एन एप्रेटिस के एक्सपेरिमेंट करें या इस तरह से, सो दे डू सर्वेज, तो सर्वेज भी क्वेश्चनर के फॉर्म में हो रहे होते हैं। सो मोस्ट ऑफ द गुड जो पार्टिकुलर पेपर्स जो जर्नल्स होते हैं, दे डू नॉट एक्सेप्ट क्वेश्चनर की चीज़ें वगैरह। सो अगर उनको रिसर्च करनी है, सो हाउ, मतलब ये क्वेश्चनर विद इफेक्टिव सर्वेज किस तरह से इनको इफेक्टिव बनाया जाए। मुझे इतनी सही आवाज नहीं है, मुझे थोड़ा सा समझ आया कि डिफरेंट जर्नल्स जो है वो क्वेश्चन एक्सेप्ट नहीं कर रहे होते हैं। या आई हर्ड डिफरेंट प्रोफेसर्स ये कह रहे होते हैं कि क्वेश्चनर्स आर नॉट इफेक्टिव, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन हैं वो अच्छा, लोग जर्नल्स जो है ना वो क्वेश्चन कभी कभी इसलिए भी एक्सेप्ट नहीं करते क्योंकि वो स्टैंडर्डाइज नहीं होते हैं। स्टैंडर्डाइज का मतलब है कि जनाब आप एक ऐसा क्वेश्चनर बनाएं जो आप कभी भी किसी भी एटमॉस्फेयर पे लगाएं, वो वैलिड हो, किसी भी जगह पे, किसी भी कंट्री में, किसी भी जगह पे उसके रिजल्ट्स जो है ना उसमें फ्लक्चुएशंस ना आए, वो रिलायबल हो, वो वैलिड हो। ठीक है, यूजुअली हम क्या बनाते हैं क्वेश्चंस, जो हम जनरली ऑब्जर्वेशंस करते हैं ना उसकी बेसिस के ऊपर, क्या आप 8 घंटे की नींद लेते हैं, क्या आप रोज वर्जिश करते हैं, क्या आप अपनी मेंटल हेल्थ का ख्याल रखते हैं। अब ये इस तरह के क्वेश्चंस जो होते हैं ना, जो रैंडम मतलब क्वेश्चंस होते हैं जिनका कोई फ्लो नहीं बन रहा होता, कभी कभी मतलब ये जो क्वेश्चनर्स बने होते हैं ये बेसिकली किसी एक फिनोमेना को ही अंडरस्टैंड करने के लिए मल्टीपल आइटम्स होते हैं जो एक ही फिनोमेना को एक्सप्लेन कर रहे होते हैं। तो जरूरी ये है कि अगर आप कोई क्वेश्चनर अपनी रिसर्च में खुद से बना रहे हैं तो उसको पहले आप उसकी पायलट स्टडी करें। पायलट स्टडी करने का मतलब ये है कि आप छोटा सा पॉपुलेशन लें, उसके ऊपर आप अपने क्वेश्चंस लगाएं और फिर आप अपने क्वेश्चंस को रिसर्च के थ्रू, स्टैटिस्टिक्स के थ्रू अपने सारे आइटम्स को आप रेट करें। ठीक है, आपको पता चले, उसका प्रॉपर प्रोसीजर है कि आप वो सारे रिजल्ट्स जो हैं वो अपने SPSS एक सॉफ्टवेयर है उसमें आप डालें और आप देखें कि क्या आपकी रिलायबिलिटी आती है। आपने जो सीरीज ऑफ क्वेश्चंस फॉलो किए हैं, जो जिस चीज के लिए, जो मकसद है जिसके लिए वो क्वेश्चन बना है, क्या वो उसी चीज को नापता है। आपने अगर स्ट्रेस के लिए बनाया कोई क्वेश्चन है तो क्या वो स्ट्रेस को नाप रहा है, वो रिलायबल है, तो वो आपको जो सॉफ्टवेयर है वो आपको रिजल्ट्स निकाल के देगा, उसको कहते हैं अल्फा रिलायबिलिटी। ठीक है, SPSS, ठीक है, स्टैटिस्टिकल पैकेज फॉर सोशल साइंसेस। एक मिनट होल्ड कीजिएगा। तो पहला काम ही जो आपसे जर्नल वाले पूछते हैं जब आपने आपकी वो पब्लिकेशन करने के लिए आपसे आपका रिसर्च लेते हैं, वो कहते हैं जी आपने प्रोसीजर कौन सा इस्तेमाल किया था। ठीक है, मेथड पूछते हैं आपसे, फिर आपसे कहते हैं जनाब ये आपने एनालिसिस कैसे किया था, आपने क्वेश्चनर्स कौन से यूज किए थे, क्वेश्चनर आपका स्टैंडर्डाइज था। ठीक है, अगर आपने बना बनाया लिया है तो आपने ऑथर से परमिशन ली थी उसके इस्तेमाल की। अच्छा, अगर आपके ऑथर ने परमिशन दी, ठीक है, उसके वहां पे जब जहां पे उसने स्टडी की थी वहां पे क्या रिलायबिलिटी आई थी, आपने जब इस क्वेश्चन को इस्तेमाल किया आपकी क्या रिलायबिलिटी आई है। ठीक है, सवाल वहीं से स्टार्ट हो जाता है कि आपने जो इंस्ट्रूमेंट यूज किया है क्या वो ऑथेंटिक है, क्योंकि आपने अभी एक फिनोमेना को एक्सप्लेन करना है, तो जो फिनोमेना एक्सप्लेन करने के लिए आप इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे हैं वो तो रिलायबल होना चाहिए ना। ठीक है, तो दैट्स द रीजन दैट दे डोंट इनकरेज कि आप खुद से सवाल बनाएं। ठीक है, इफ अ रिसर्चर सिलेक्ट्स अ टॉपिक, फॉर एग्जांपल रिसर्चिंग करियर काउंसलिंग इन पाकिस्तान, बट लेटर okay, if a researcher selects a topic, for example research career counselors in Pakistan, researching career counseling, but later discovers that there are not enough participants available, how should they handle this limitation? Should the topic be modified or should alternative data collection strategies be considered? बिल्कुल ठीक है। अब देखो, क्वांटिटेटिव एनालिसिस के लिए जहां पे यू नीड हेड काउंट, यू नीड मिनिमम 300 people to actually prove a phenomena through quantitative research. But if you don't have that much participants, you can always go for qualitative researches. आप 5-6 ही करियर काउंसलर्स को पकड़ लें और आप उनसे इंटरव्यू कर लें।
उनका डिटेल्ड एनालिसिस कर लें। एनालिसिस इसमें होता है थीमेटिक एनालिसिस, उनकी थीम एनालिसिस करें कि सब 5-6 पार्टिसिपेंट्स ने क्या किया है, एक ही बात कही है या कहीं पे कॉन्ट्रोडिक्शंस हैं, क्या क्या थीम निकल रही है उनकी बात में, ठीक है। उस थीम को, उनकी बेसिक जो करक्स है, आप उसको पब्लिश कर सकते हैं। उस पूरी कन्वर्सेशन के अंदर आपने क्या आइडेंटिफाई किया कि कॉमन फैक्टर्स क्या थे, उनकी लिमिटेशंस क्या थी, उनके प्रॉब्लम्स क्या थे, उनका प्रोसीजर क्या था, वो किस तरीके से फील्ड में काम करते हैं, आप वो सब कुछ लिख सकते हैं। ठीक है, बहुत अच्छे क्वेश्चंस कर रहे हैं आप माशाल्लाह। ओके, एनी अदर क्वेश्चन? ओके, ठीक है, समझाना है। अच्छा, फिर हम जनाब ये मेथड्स हमने डिस्कस कर लिए। देन वी हैव, मैंने आपसे डिस्कस कर लिया कि एक्सपेरिमेंटल रिसर्च होती है, सर्वेज होती है, केस स्टडीज होती है, ऑब्जर्वेशन स्टडीज होती है। उसके बाद डिफरेंट क्वेश्चन है, सर्वेज, इंटरव्यूज, ऑब्जर्वेशन, फोकस ग्रुप्स भी होते हैं आपके, ठीक है, या हेड काउंट। हाउ डू दे वेरीफाई द हेड काउंट? वेरीफाई, हाँ, दिस इज अ चैलेंज, बट यू एक्चुअली आपके जो एनालिसिस होते हैं उसके साथ जब भी आप कोई स्टैटिस्टिकल टूल यूज करते हैं तो उसमें वो डेफिनेटली बताता है। ये अब आप हम अभी आगे इस चीज को डिस्कस करेंगे कि जो भी आप टूल यूज करते हैं फॉर द एनालिसिस पर्पसेस, वो आपको साथ बताता है कि ये जो हमने टेस्ट लगाया था ये इतने लोगों के ऊपर लगा था, ठीक है। और उसके साथ वो आपको ग्राफ्स देता है, वो आपको जनाब नंबर्स देता है, फिगर्स देता है, वो आपको स्टैंडर्ड डेविएशन देता है, वो मीन देता है, ठीक है, फ्रीक्वेंसी देता है। तो वो सब आपसे वो मांगते हैं कि जनाब, और फिर वहां पे स्टैटिस्टिशियंस बैठे हुए होते हैं, डेटा एनालिस्ट बैठे होते हैं टू वेरीफाई कि आपने जो रिसर्च की है वो ऑथेंटिक है, ठीक है। ये किसी ने घर में बैठ के नहीं लिख लिया, या घर में बैठ के उसने रिसर्च नहीं कर ली, ठीक है, खुद ही अपने पेपर्स फिल करके खुद ही। So it is totally an integrity issue. No, it's not an integrity issue. It's basically आपने जो काम किया है वो आपको पता है एज अ रिसर्चर कि आपने ऑथेंटिक किया है, और वो वेरीफाई किया जा सकता है। बहुत सारे लोग हैं, स्पेशलिस्ट हैं, कैन वेरीफाई कि आपने जनाब, और आपका जो डिफेंस होता है रिसर्च के बाद उसमें वो इसी किस्म के क्वेश्चंस करते हैं ताकि पता चले कि इस बंदे ने खुद से रिसर्च की हुई है और इसका ग्रेप है सब्जेक्ट पे। वरना ऐसे तो हर कोई रिसर्चेस छापता रहे ना, because if the head count is not verifiable due to patient privacy, we don't need to हमें confidentiality तो बीच करनी नहीं है। आप कभी भी रिसर्च में confidentiality बीच नहीं करते हैं। हाँ, यहाँ पे ये कि आपके आपके ऊपर जिम्मेदारी है कि एज ए रिसर्चर जो है वो आप एथिकल काम करें। ये तो सबसे पहला स्टेप है कि आप जो भी काम करें वो एथिकल करें, और अगर आप पकड़े जाते हैं तो जाहिर है आपकी इंटेग्रिटी कॉम्प्रोमाइज हो जाती है और आपको इट ब्रिंग्स आप डिफेम हो जाते हैं, आप रिसर्च कर नहीं सकते दोबारा, आप अपनी फील्ड में भी जो है वो उसमें आपका नाम खराब होता है। तो वो ऐसे कोई करता नहीं है यूजुअली। ठीक है, अच्छा, टूल्स क्या है? हम क्वेश्चनर यूज करते हैं, इंटरव्यूज हमने डिस्कस कर लिया। साइकोलॉजिकल टेस्ट होते हैं जो हम उन पे लगाते हैं, ऑब्जर्वेशन चेकलिस्ट होती हैं, लैब और फील्ड सेटअप्स होते हैं जहां पे हम नेचुरल ऑब्जर्वेशंस कर सकते हैं, ठीक है। आगे स्टैटिस्टिकल टूल्स कौन से होते हैं? जो ये आपके, मैंने आपको एसपीएसएस बताया, इसमें डिफरेंट टेस्ट होते हैं, जिसमें जो मेन टेस्ट है वो है मीन। मीन का मतलब है कि कितनी पॉपुलेशन जो है आपने आपकी उसने इस किसी एक मतलब एवरेज रिस्पॉन्सेज दिए हैं और ज्यादातर आपकी इंफॉर्मेशन किधर लाई करती है, ठीक है। डेविएशन का मतलब है कि कितनी परसेंट की जो पॉपुलेशन है वो डेविएट की है, और ज्यादातर अगर आपकी जो पॉपुलेशन है वो मीन
आपके स्कोर्स आए, दैट मीन्स आपका जो डेटा है वो बिल्कुल वेरीफाइड है, ठीक है, आपका डेटा ठीक है। स्टैंडर्ड डेविएशन का मतलब है कि वो कितना दूर है, जितना जितना भी दूर होगा, मतलब एक जो काउंट से एवरेज से जितना दूर होता जाएगा, ठीक है, तो इसका मतलब है कि वो आपकी रेंज जो है वो स्प्रेड आउट हुई है। फॉर इंस्टेंस अगर जैसे मैंने रिसर्च की तो मेरे रिसर्च में 2 वेरिएबल्स ऐसे थे जिसमें मीन रिजल्ट्स बिल्कुल ठीक आए थे। जैसे पेरेंट चाइल्ड कम्युनिकेशन के जो थे वेरिएबल्स, उसमें मुझे पता चल गया कि जनाब जिनका कम्युनिकेशन ज्यादा होता है उनका जो है कोडिपेंडेंसी जो है वो भी ज्यादा होती है, ठीक है। ये 2 वेरिएबल्स को तो ठीक आ गया। तीसरा वेरिएबल था सुसाइड, जो मैंने आपको बताया पूरी दुनिया में सुसाइड के ट्रेंड्स को अंडरस्टैंड किया जा रहा था। आई वांटेड टू नो कि पेरेंट चाइल्ड कम्युनिकेशन का सुसाइड के साथ भी कोई वास्ता है। वो बहुत थोड़ी सी पॉपुलेशन थी जो कि बिल्कुल एक्सट्रीम एक साइड पे थी, जिनको सुसाइडल थॉट्स आ रहे थे, बाकी पॉपुलेशन में सुसाइडल आइडिएशन नहीं फाइंड आउट की गई। तो मैंने उसको इसी तरीके से लिखा, मैंने कहा जनाब क्योंकि ये नॉर्मल पॉपुलेशन थी, इसमें कोई ऐसे साइकोलॉजिकल इश्यूज नहीं थे, ये तो नॉर्मल बच्चों, कॉलेज के बच्चों को मैंने स्टडी किया था, तो डेफिनेटली इसमें स्टैंडर्ड डेविएशन बहुत आई, क्योंकि एक सिर्फ पॉपुलेशन, थोड़ी सी पॉपुलेशन थी जिनमें सुसाइडल आइडिएशन थी। और मैंने इसको इस तरीके से लिखा अपनी रिसर्च में। तो बेसिकली स्टैंडर्ड डेविएशन आपको ये बताता है कि कितना आपका जो डिस्क्रिपेंसी है फ्रॉम द एवरेज, जो लोग एवरेज रिस्पॉन्सेज दे रहे हैं उससे आपके रिस्पॉन्सेज कितना दूर हैं। जितना हाई होगा उतनी आपकी रिसर्च जो है वो उसकी स्ट्रेंथ कम होगी, जितना लो होगा उतनी आपकी रिसर्च अच्छी होगी। एनी क्वेश्चंस ऑन दिस? फ्रीक्वेंसी का मतलब है कि कितने फ्रीक्वेंट आंसर्स एक जैसे किस तरह के आंसर्स आए हैं, ठीक है। टी टेस्ट का मतलब होता है कि दो ग्रुप्स को आपस में आप कंपेयर कर ले, इसमें आप दोनों जेंडर्स को भी कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है। लड़कियों और लड़कों को अगर आप कोई एक्सपेरिमेंट करवाएं तो आप ये देख सकते हैं कि जनाब उसमें बेहतर स्कोर्स लड़कियों ने अचीव किया या लड़कों ने अचीव किया, और फिर आप उसके बेसिस के ऊपर रिजल्ट देख सकते हैं। कोरिलेशन का मतलब होता है कि अगर आप एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल के साथ स्टडी करें कि इन दोनों का कोई आपस में रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है, ठीक है, दैट्स कोरिलेशन। अनोवा का मतलब होता है कि जनाब आप एक ही फिनोमेना को डिफरेंट ग्रुप्स में स्टडी करें, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल टीचिंग के तरीकों का जो डिफरेंट टीचिंग के स्टाइल्स हैं उनको आप चेक कर सकते हैं कि स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस पे डिफरेंट तरीकों के, फॉर एग्जांपल ऑडिटरी टीचिंग है जनाब, आपको सिर्फ आप हेडफोन्स लगा के सुन रहे हैं लेक्चर्स। एक विजुअल टीचिंग कि आप सामने उनको कोई विजुअल एड के साथ टीच करें, या एक नॉर्मल तरीका जैसे व्हाइट बोर्ड पे टीचर क्लास में पढ़ाते हैं। तो इन तीनों मोड्स ऑफ टीचिंग को आप परफॉर्मेंस के साथ इवेल्युएट कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह की डिफरेंट वेरिएबल्स को एक ही सब्जेक्ट के ऊपर स्टडी करने को हम अनोवा कहते हैं, ठीक है। तो इस तरह बहुत सारे तरीके हैं टू अंडरस्टैंड हाउ यू आर गोइंग टू डू एन इफेक्टिव रिसर्च। अब जब आपके पास डेटा आता है तो फिर आप उनको इंटरप्रेट कैसे करते हैं, आप उसमें से सेंस या लॉजिक कैसे निकालते हैं। आपके पास तो नंबर आते हैं, अब एक रिसर्चर को वो नंबर्स को स्टडी करना भी आना चाहिए, ठीक है। कि आपका रिजल्ट जो आपके पास आया है उसको आप किस तरीके से प्रेजेंट करेंगे, और प्रेजेंट भी ऐसे करना है कि आपने प्रीवियस रिसर्चेस से सपोर्ट करना है कि प्रीवियस रिसर्चेस ये कहती थी मेरे डाटा में जो रिजल्ट आया है वो प्रीवियस से डिफरेंट आया है या प्रीवियस को सपोर्ट करता है। अगर सपोर्ट करता है तो हम प्रीवियस रिसर्चेस को लेके आएंगे, हम कहेंगे फलाने फलाने ने भी ये कहा था, मेरी रिसर्च में भी यही फाइंडिंग आई है, ठीक है। अगर डिफरेंट आता है तो फिर आप उसके लिए भी ढूंढते हैं कि क्या दुनिया में किसी और ने भी रिसर्च की तो उनका भी इसी तरह का कुछ आया रिजल्ट, आप वहां से थोड़ी सी एड लेते हैं, बाकी आप खुद उसका कोई सोल्यूशन निकालते हैं। आप बताते हैं कि जनाब मेरे सोसाइटी में, क्योंकि मैंने ऑब्जर्व किया, मैंने केस स्टडी की है, मैंने अपनी पर्सनल ऑब्जर्वेशन भी की है, ठीक है, एज अ रिसर्चर, तो मुझे लगता है कि ये फैक्टर्स है जिसकी वजह से ये रिजल्ट्स आए। तो हम खाली रिसर्च को, रिजल्ट को लिखते नहीं है हम, बल्कि उसको प्रूव भी करते हैं थ्रू previously existing knowledge. That is how we make sense out of our findings of research, ठीक है। और फिर हम उसको ओवर जनरलाइज नहीं करते कि जनाब हमारे एरिया में ये चीज प्रूव हो गया तो सारी दुनिया में ये चीज मानी जाएगी। वो सिर्फ आपके एरिया में, आपकी कंट्री में, आपके सिटी में या आपके इलाके में वो बात हो सकती है। यू कैन नॉट से कि पूरी दुनिया में ये फिनोमेना ऐसे एग्जिस्ट करता है। देयर कैन बी अ लॉट ऑफ डिफरेंस, बिकॉज जैसे हमने पहले बात की दैट ह्यूमन बीइंग्स आर डायनामिक and they can differentiate in many ways. They are similar in many ways and they are different in many ways. ठीक है,
तो हम समराइज करेंगे, हम अपनी फाइंडिंग्स को क्लियरली लिखेंगे, हम बताएंगे हमारे कौन कौन से हाइपोथेसिस जो हमने स्टार्ट में बनाए थे वो प्रूव हुए हैं, वो सपोर्ट हुए हैं, और हमारी जो रिसर्च है वो कहाँ कहाँ उनकी इम्प्लीकेशन होंगी, हम किस किस सेटअप में इसको यूज कर सकते हैं, कहाँ कहाँ हम पॉलिसी मेकिंग कर सकते हैं, हमारे कितने सारे स्टूडेंट्स को या कितने कौन से एज ग्रुप के लोगों को बेनिफिट होगा, ठीक है। तो दीज आर ऑल द इम्प्लीकेशंस ऑफ स्टडी। कॉमन लिमिटेशंस जब आप रिसर्च कर रहे होते हैं, जैसे मुझे भी हुआ कि कभी कभी आपकी बायसनेस आ सकती है। मैंने जब फर्स्ट टाइम डेटा कलेक्ट किया तो कुछ स्टूडेंट्स ने क्या किया कि होता है ना, जल्दी जल्दी फिल कर दिया फॉर्म, ख्याल नहीं किया, तो वो उसकी वजह से उनकी केयरलेस फिलिंग ऑफ डेटा की वजह से मेरे रिजल्ट इतने अच्छे नहीं आए। फिर मुझे दोबारा डेटा कलेक्ट करना पड़ा इंडिविजुअली हर बंदे से मैनुअली कि मैं जनाब एक रिसर्च करना चाहती हूँ, तो प्लीज काइंडली अपना टाइम दें। तो हमें उनसे रिक्वेस्ट करना पड़ता है कि जनाब आप बड़ा इसको ध्यान से फिल कीजिएगा। तो ये भी रीजन होती है कि लोग ख्याल नहीं करते हैं टाइम्स, वो आपको रिजल्ट हेलो हेलो यस मैम। अच्छा Yes, सिद्धार्थ ma'am, you are audible. कनेक्ट कर गया था। हेलो Yes, ma'am. ओके, आई गेस बीच में डिस्कनेक्ट कर गया था और मैं आई लॉस्ट द ट्रेल ऑफ माय थॉट। एनीवे आई वाज टॉकिंग अबाउट कि जनाब हम फिर इनको पब्लिश करते हैं, ठीक है, अपनी फाइंडिंग्स की स्टडी को अंडरस्टैंड करके वी मेक सेंस ऑफ आवर फाइंडिंग्स एंड फाइनली हम कंक्लूजन्स ड्रॉ करके ओवर जनरलाइजेबिलिटी जो है उसको एलिमिनेट करते हैं। हम ये नहीं कहते कि जनाब सारी उम्र सारी जिंदगी और सारी दुनिया में हमारी ये रिसर्च जो है वो हर दौर के लिए फायदेमंद साबित होंगी, ये सिर्फ क्लेम कुरान करता है, ठीक है, हम नहीं कर सकते एज ह्यूमन, क्योंकि हमारी रिसर्चेस क्या और हमारी औकात क्या, ठीक है। तो वी मस्ट नो दैट हम लोग जो है वो कुछ भी कर लें, वी कैन नॉट गेट ऑल द इंफॉर्मेशन एट अ पर्टिकुलर टाइम एंड देयर विल ऑलवेज बी अ गैप इन रिसर्च, there will always be some limitations and we cannot get all the information in this limited time period। एक छोटी सी जिंदगी में सब इंफॉर्मेशन हासिल करना नामुमकिन है, ठीक है। और फिर हम अपने एंड में फ्यूचर रिसर्चर्स को डायरेक्शंस भी देते हैं कि देखिए हमने ये एरियाज तो एक्सप्लोर कर लिए, मगर ये एरियाज हैं जिसमें अगर हमें हम कर सकते तो हम काम करते, बट क्योंकि हमारी फाइनल इज कि हम कंक्लूड दिस, मेरा ख्याल है बार बार जो है ना नेट जो है फ्लक्चुएट हो रहा है। सो द समरी इज कि रिसर्चर जो होता है वो हमेशा क्यूरियस होता है, उसकी रिसर्च का जो फोकस होता है वो हमेशा लिमिटेड, मगर एक चीज के ऊपर तो फोकस्ड होता है, वो लिटरेचर को स्टडी करता है, वो अपने हाइपोथेसिस बनाता है, फिर एक प्रॉपर मेथड के थ्रू वो अपनी हाइपोथेसिस को स्टडी करता है, ठीक है, फिर वो टूल्स यूज करता है रिसर्च के स्टैटिस्टिक्स को की मदद से वो अपनी फाइंडिंग्स जो है वो आइडेंटिफाई करता है कि आपका रिसर्च का जो रिजल्ट है वो क्या आया है, फिर उसको डेटा के हेल्प से वेरीफाई भी करता है और वो उसको एक्सप्लेन भी करता है कि उसके रिजल्ट्स क्या आए हैं। दिस इज द कंप्लीट साइकिल ऑफ रिसर्च and this is how we get curious and we think of out of the box solutions. So any questions? मैम, एक एक मसला है इस रिसर्च वाले काम में कि कुछ लोग रिसर्च करते हैं लेकिन वो मजबूरन करते हैं, कुछ लोगों को अपनी सीवी अच्छी करनी पड़ती है या फिर जो भी पर्पस हो, तो फिर ये जो मजबूरन करते हैं वो अपने अंदर शौक कैसे पैदा करें? शौक, देखिए शौक तो इसी तरीके से पैदा किया जा सकता है जब आप अपना एरिया ऑफ रिसर्च आइडेंटिफाई करें और आपको पता हो कि जनाब आपको इस एरिया में इंटरेस्ट है। अच्छा, तो बॉयज को आप यूजली ऑटोमोबाइल्स में इंटरेस्ट होता है, गाड़ियों में। उनसे जरा पूछे ना फलाना मॉडल और फलाना मॉडल, वो आपको बताएंगे क्योंकि उनका एरिया ऑफ रिसर्च है, उनको पसंद है वो एरिया। इस तरह हर इंसान को कुछ एरिया ऑफ इंटरेस्ट होता है। So if you want to do a good research, you can always identify that what area do you like and what things are, which grasp your attention.
अच्छा सही है मैम। अच्छा जी, अब ये इन्होंने सवाल पूछा था कि एक क्रॉस सेक्शन स्टडी में हमारे पास दो टाइप ऑफ रिस्पॉन्सेज होते हैं. फर्स्ट इज द ऑप्शन टाइप एंड अदर इज द जनरल क्वेश्चंस इन व्हिच वी गेट डिफरेंट आंसर्स. सो हाउ टू एनालाइज बोथ टाइप्स ऑन एसपीएसएस. देखिए, क्वांटिटेटिव एनालिसिस तो आप एसपीएसएस पे कर लें, ठीक है. अगर आप मतलब क्वेश्चन और सर्वे के थ्रू कर रहे हैं तो आप उसके जो क्वांटिटेटिव रिजल्ट्स हैं वो तो आप एसपीएसएस पे आप कर सकते हैं, ठीक है. दूसरा जो स्टडी है, अगर आप साथ क्वालिटेटिव रिसर्च भी करना चाहते हैं तो उस पर थीम एनालिसिस होता है. उसके लिए डिफरेंट सॉफ्टवेयर होते हैं, ठीक है. वो आपको बेसिकली थीम एनालिसिस में हेल्प करते हैं, ठीक है. आई गेस एक मिनट, थीम एनालिसिस सॉफ्टवेयर, और आप वो खुद भी बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ योर. आप थीम एनालिसिस अपने फेलो रिसर्चर्स के साथ बैठ भी कर सकते हैं, अपने सुपरवाइजर्स के साथ भी कर सकते हैं, ठीक है. तो देर आर वेरियस सॉफ्टवेयर जो आपको पूरे डेटा को स्टडी करके ना आपको थीम्स भी बना के दे देता है कि आपके ओवरऑल जो रिस्पॉन्सेज थे उनमें जनरल थीम क्या आ रही है, ठीक है. तो वो थीम जो है वो हम अपने जो रिसर्च है उसमें हम रिपोर्ट कर देते हैं, ठीक है. हम आइडेंटिफाई करते हैं कि पैटर्न्स क्या है बेसिकली उस डेटा सेट में जो हमारे रिस्पॉन्डेंट्स ने हमें डेटा दिया था थ्रू इंटरव्यूज एंड थ्रू सर्वेज. तो हम उसमें से थीम एनालाइज करके अपनी फाइंडिंग्स को रिपोर्ट कर देते हैं. Can we do an independent research like not related to degree? Then how to find a supervisor? Is it doable or not? बिल्कुल है, doable है. बल्कि बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस जो है वो फंड भी करती हैं ऐसे रिसर्चर्स, ठीक है. बट आपको ये कि जरूरी है कि आपका सुपरवाइजर जो है वो पीएचडी हो, वो आपको बेहतर गाइडेंस प्रोवाइड कर सकता है. तो वंस यू गेट अ पीएचडी डिग्री आप इंडिपेंडेंट रिसर्चेज ही करते हैं, ठीक है. मगर ये कि अगर आप वैसे आप इंडिपेंडेंटली रिसर्च करना चाहते हैं तो आपको पीएचडी सुपरवाइजर ढूंढ लें और आप मिलकर रिसर्च करें. और इसकी आपको फंडिंग भी मिलती है. पूरी दुनिया में जनाब रिसर्च को बहुत वैल्यू किया जाता है. बहुत सारी कंट्रीज जो है वो आपको वीजा भी देती हैं, ठीक है, आपको वो स्टाइपेंड्स भी देती हैं. और दिस इज ये इटसेल्फ एक जॉब फील्ड है, ठीक है. लोग उसमें सिर्फ बैठकर रिसर्चेज ही करते हैं, रिसर्च छापते हैं, पैसे कमाते हैं. तो ये एक प्रॉपर प्रोफेशन भी है. आई गेस दैट वुड बी इट. Food for thought for all my fellow current and future researchers, since like Rob just mentioned, nobody can claim that they know everything for sure. For example, if we observe the non-exhaustive list of all the side effects of medication, then how on earth can we have medical mandate as support proposed now and then? So think and discuss amongst yourself. Yes, that's so true. You're welcome. You're welcome. Up next to session, I guess, usme you will be coming up with the questions, and we'll understand and we'll discuss के how you can do better researches. और आप questions ऐसे लेके आइएगा जिनके ऊपर हम सोचेंगे कि क्या हम इन ऐसे क्वेश्चंस के ऊपर रिसर्च कर सकते हैं, ठीक है. आप पॉन्डर करके आइएगा, अपने एरिया ऑफ रिसर्च जो है वो आइडेंटिफाई करके आइएगा. नेक्स्ट सेशन में वी विल डिस्कस कि वेदर इट कैन बी यूज्ड एज अ क्वेश्चन ऑफ रिसर्च और नॉट. आप हाइपोथेसिस बना के लेके आइएगा और हम उसको देखेंगे जहाँ आप ये रिसर्च में हम यूज कर सकते हैं कि नहीं. मैम जी अगर किसी का ये रिसर्च से क्वेश्चन ना हो तो मैंने साइकोलॉजी से क्वेश्चन पूछना था, पूछ लूँ क्या? साइकोलॉजी से जी रिलेटेड बिल्कुल है। पूछें. मैंने एक बात कल पढ़ी थी कि जो है वो हमारे इन्वायरमेंट की वजह से हमारे इमोशनल पैटर्न्स बनते हैं, और फिर अब हमारी लाइफ में जब डिफिकल्टीज या फिर जो है वो अचीवमेंट्स हमें मिलती हैं तो फिर उसी पैटर्न के हिसाब से हम रिएक्ट करते हैं। अब लाइक कुछ लोगों का जो इमोशनल पैटर्न ये होता है कि वो नाशुक्रे होते हैं, तो उनको कुछ मिले तभी वो नाशुक्री करते हैं और कुछ ना मिले तभी वो नाशुक्री करते हैं। अब सपोज किसी का ये नाशुक्री वाला इमोशनल पैटर्न बन गया है तो वो उसको कैसे चेंज करे? बिल्कुल, ये पूरी दुनिया में जो ग्रैटिट्यूड का एक कॉन्सेप्ट है ना वो उसको बड़ा मतलब हाईलाइट किया जा रहा है. प्रीवियसली सीबीटी के ऊपर काम किया गया था. इट वाज मतलब द फर्स्ट लाइन बोर्ड ऑफ थेरेपी ऑफ मेनी डिसऑर्डर्स के हम ना अपने सोचने के नजरिए जो कॉग्निशंस उनको अंडरस्टैंड करें, फिर उसके उसके इम्पैक्ट में जो हम फील करते हैं और फिर जिस तरह से हम बिहेव करते हैं हम उसको बेसिकली अंडरस्टैंड करें कि हम क्या सोचते हैं, उससे हम कैसे फील करते हैं, हम कैसे बिहेव करते हैं. बट अब पूरी दुनिया में ना एक्सेप्टेंस कमिटमेंट थेरेपी को प्रैक्टिस किया जा रहा है, विच इज अनदर मोड ऑफ थिंकिंग, जिसमें वो कहते हैं कि हम जैसे भी हैं ना सबसे पहले हम अपने आप को एक्सेप्ट करें द वे वी आर, ठीक है. और फिर हम ये आइडेंटिफाई करें कि कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो हमें
उदास करते हैं, परेशान करते हैं, एंड व्हाट कैन वी डू अबाउट इट? उन फैक्टर्स को अगर हम चेंज नहीं भी कर सकते तो वी कैन ग्रो इन अदर डोमेन्स विच कैन एक्चुअली हेल्प अस, ठीक है, इनटू बिल्डिंग आवरसेल्व्स इन अ बेटर वे, और जो हमें खुद ब खुद ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करने की तरफ लेके जाते हैं। वो सारे बिहेवियर जिसमें हम फॉर इंस्टेंस इफ वी आर टेकिंग केयर ऑफ आवर हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, वी आर हेल्पिंग अदर पीपल, वही सब तमाम चीजें जो रिलीजन बहुत अर्सा पहले हमें बता चुका है। ज़कात दिया करें, ठीक है, नमाज पढ़ा करें। नमाज पढ़ने से क्या होता है? हमारा ब्लड फ्लो इंक्रीज होता है, मतलब एक फिजिकल एक्टिविटी है, ठीक है, उससे हमारे ब्रेन में न्यूरोट्रांसमीटर्स रिलीज होते हैं, डोपामिन है, सेरोटोनिन है, ठीक है। लोगों की मदद करने से हमारे अंदर जो है वो हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होते हैं, ज़कात देने से। हाँ, तो ये सब वो चीजें हैं जो हमें एक्चुअली खुशी की तरफ, एंड इट ऑल्सो हेल्प्स अस इनटू डेवलपिंग अ गुड सेल्फ एस्टीम, कि हम अपने बारे में क्या राय रखते हैं, वो भी इम्प्रूव होती है। दुनिया वाले आपको कह रहे हैं जनाब यू आर नॉट अ गुड पर्सन, फॉर इंस्टेंस आपका एनवायरमेंट सपोर्टिव नहीं है, एंड यू आर कॉन्स्टेंटली रिडिक्यूल्ड, और आपको जनाब वो बहुत सारा क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ता है, बट आपका अपना सेल्फ एस्टीम बड़ा अच्छा है, बिकॉज यू आर प्रैक्टिसिंग सर्टेन थिंग्स विच आर एक्चुअली गुड फॉर योर मेंटल हेल्थ, तो ऑटोमेटिकली यू विल मूव टूवर्ड्स ग्रैटिट्यूड, शुक्रगुजारी की तरफ आप जाएंगे, ठीक है। तो एक माइंडसेट भी है, और फिर एक इंकरेजिंग एनवायरनमेंट मिल जाए तो फिर क्या ही बात है, ठीक है। जब सारे लोग ही आपके इर्द गिर्द जो है वो ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस कर रहे हो, तो आप कभी कभी अच्छे पॉजिटिव लोगों की सोबत में बैठ के भी आपका माइंडसेट चेंज होता है। तो फिर डेफिनेटली वो कहते हैं कि कुरान में अल्लाह ने कहा वर्कआउ मा राकीन, कि आप रुकू करने वालों के साथ रुकू करें, क्योंकि डेफिनेटली योर एनवायरनमेंट हैज एन इन्फ्लुएंस ऑन यू। हम ये नहीं कह सकते कि इन्फ्लुएंस नहीं होता, डेफिनेटली होता है, ठीक है। आई होप आई हैव आंसर्ड योर क्वेश्चन। मैम सिर्फ ग्रेटिट्यूड की बात नहीं है, दूसरे भी इमोशनल पैटर्न्स होते हैं। अब लाइक कुछ का इमोशनल पैटर्न ये होता है कि वो जो है वो उसको हसद बहुत होता है। तो अगर उसको कोई बड़ी अचीवमेंट मिले तो भी सबसे पहला जो इमोशन उसके अंदर आता है वो ये कि उसको हसद होने लगता है बाकी लोगों से। और अगर वो किसी फील्ड में नाकाम हो या फिर उसको कोई जो है वो चैलेंजिंग काम मिले तब भी उसको हसद होने लगता है। मैं शायद आप क्वेश्चन आपको समझ आ गया है। जी जी, मुझे समझ आ रही है। आप कह रही है कि पैटर्न्स तो एग्जिस्ट करते हैं ना, पहले से हाँ, मौजूद होते हैं। देखिए, तो फिर पहले से कोई चीज मौजूद नहीं होती, पैटर्न्स बनते हैं। हम्म आपकी नाकामियां एनवायरनमेंट की वजह से। नाकामियां आप फेस करते हैं तो आपका एक सोचने का नजरिया डेवलप होता है, एक आइडियोलॉजी शेप होती है, यू गिव अ मीनिंग टू वट जो आप एक्सपीरियंस करते हैं, आप उसको एक मीनिंग देते हैं। और जब बार बार आपकी जिंदगी में नाकामियां आती हैं तो आप अपने आप वो मीनिंग आहिस्ता आहिस्ता एक बिलीफ सिस्टम में कन्वर्ट हो जाता है, और आप एक बिलीफ सिस्टम बना लेते हैं अपने अपने बारे में, दैट आई एम अ कंप्लीट फेलियर। अब ये पैटर्न नहीं है, अब ये बिलीफ सिस्टम बन गया, ठीक है। और बिलीफ सिस्टम को ब्रेक करना भी, जिस तरीके से ये पैटर्न बना है इसी तरीके से वक्त लगेगा। ये पैटर्न जो है हम इसको खत्म भी करेंगे बाय रिपीटेडली डूइंग सच एक्टिविटीज जिसमें आप अपने आप को फेलियर कंसिडर ना करें। हेल्दी एक्टिविटीज, पॉजिटिव रीअफर्मेशन, अपने आप को अच्छी बातें करना, अच्छे काम करना, उसके बाद अपने आप को एक अच्छी बात कहना, अपने अपने साथ ताल्लुक बेहतर करना, डायरी राइटिंग करना, तस्किया नफ्स करना, इंट्रोस्पेक्शन जिसको कहते हैं, ठीक है। तो आहिस्ता आहिस्ता बी काइंड टुवर्ड्स योरसेल्फ, हीलिंग का एक प्रोसेस होता है। तो ये एक बहुत मतलब थेरेपी भी जो है ना, जिस तरह रिसर्च होती है इसी तरीके से थेरेपी होती है, उसके भी सीरीज ऑफ स्टेप्स होते हैं जिसको आप फॉलो करते हैं, एंड फाइनली आप किसी स्टेज पे पहुंचते हैं। और इसमें बहुत सारा पेशेंस चाहिए होता है, इंट्रोस्पेक्शन चाहिए होती है, डेडिकेशन चाहिए होती है, ठीक है। आपका अपना कितना बदलने का, आपको कितना अपने ऊपर बिलीफ है कि यू कैन चेंज, फ्लेक्सिबिलिटी कितनी है आपके अंदर, ठीक है। तो ये सब चीजें मैटर करती हैं। तो पैटर्न ब्रेक किए जा सकते हैं, but it will need some time and dedication and willingness to change. And the first step is acceptance, by the way, कि आप accept करें that yes, there is a problem which needs to be changed. ओके, थैंक यू सो मच मैम। You're welcome. ठीक है, मेरे ख्याल हम यहीं पे कंक्लूड करते हैं सेशन, फिर इंशाल्लाह कल मुलाकात होती है। अपना सब ख्याल रखिएगा, टेक केयर जी, अल्लाह हाफिज। Thank you very much, Ms. Tubab Hassan, for guiding us through the journey of research from curiosity to conclusion, helping us understand how to identify, develop, and refine meaningful research questions. Your insights on reviewing literature, building a research mindset,
Taking first steps were truly valuable and practical. To all my participants, thank you for your time, attention, thoughtful questions. We hope today's session has helped you feel more confident in starting your research journey. Please stay connected for more such learning opportunities. Jazakallah khair. Stay curious and Allah please. Thank you so much, ji. Allah Hafiz. Allah please.